अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स वन। आज हम स्टडी करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का आगाज कैसे हुआ। हाउ क्वांटम मैकेनिक्स बिगेन। इसके पीछे बहुत सी वजूहात थी, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि 1900 तक फिजिक्स में, या आप कह लेंगे क्लासिकल फिजिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में, बहुत सी डिस्कवरीज हुई, राइट। और उनको ग्रेट डिस्कवरीज के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ साइंसदानों का यह भी मानना था कि 1900 से पहले तक कुछ साइंसदान ये भी कहते थे कि फिजिक्स में हमने जितना डिस्कवर करना था वो कर लिया। नाउ इट इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, तो उनमें से पहले हम देखते हैं कि कुछ खास डिस्कवरीज कौन सी थी। तो सबसे पहले ये कुछ डिस्कवरीज आपके सामने मैं पॉइंट आउट करूंगा। नंबर 1 इज कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये एक बहुत ही ग्रेट डिस्कवरी थी। उसके बाद सेकंड पर वेव नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट जो है वो वेव बिहेवियर रखती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी हुई। उसके बाद हीट जो है एज ए रैंडम मोशन, इसको डिफाइन किया गया। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, इनको डिस्कवर किया गया। और सबसे अहम कि इलेक्ट्रॉन और एटम को डिस्कवर किया गया एक्सपेरिमेंटली। तो ये कुछ खास डिस्कवरीज थी जिनकी वजह से साइंसदानों का ये मानना था कि अब हमने फिजिक्स को, यानी कि नेचर को एट इट बेस्ट हमने फाइंड कर लिया है, हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने डिफाइन कर लिया, हमने डिस्कवर कर लिया है, और अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी रह गए थे जो कि माइन्यूट से प्रॉब्लम लगते थे। कुछ पजल्स ऐसे थे, लेकिन उन पजल्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से साइंसदान कई सालों तक हल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नाकाम रहे। और यही पजल्स जो हैं, इन्होंने फिर क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखवाई कि इनके आंसर जब क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशन से हल ना हुए, तो तब साइंसदानों ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जब सोचना शुरू किया, तो उनके सामने नई फील्ड आई विच इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। और फिर आप देख लें कि 100 साल से ज्यादा हो गया और क्वांटम मैकेनिक्स में अभी भी डिस्कवरीज चल रही हैं। चलिए देखते हैं कि वो पजल्स क्या थे। Puzzle number 1. Why do atoms absorb or emit light only at particular frequencies? कि एटम जो है वो लाइट को इमिट या एब्जॉर्ब क्यों करता है कुछ खास फ्रिक्वेंसीज पे, यानी कि उसकी हर एटम की कोई ना कोई खास फ्रिक्वेंसी, यानी कि आप कह सकते हैं कि खास एनर्जी क्यों होती है। तो ये एक एग्जांपल है हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की और हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये जो कलर्स नजर आ रहे हैं, ये एनर्जी के कलर्स हैं, यानी कि एनर्जी डिफरेंस शो कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिकली एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रॉम इज इक्वल टू एच एफ। तो ये तो बाद में पता चला था ना कि ये एनर्जी जो है ये क्वांटाइज्ड है, इसलिए ये डिफरेंट उसके वो पैटर्न आते हैं। और इसी तरह से जो एमिशन है वो उन ब्लैक स्पॉट्स की जगह पर आई, और ये चीज़ें आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ी होंगी मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में। तो बेसिकली ये स्पेक्ट्रम जब 1900 तक उनके सामने आया तो वो इसका आंसर नहीं दे सके थे, और इसका आंसर ऑफ कोर्स वो था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से दूसरा पजल था व्हाई इलेक्ट्रॉन डोंट गो स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है। तो उस वक्त ये थ्योरी थी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब कोई पार्टिकल मूव करेगा तो ड्यूरिंग इट्स मोशन या ड्यू टू इट्स मोशन वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट करेगा, अपनी एनर्जी को खारिज करेगा। ठीक है, तो फर्ज कर लें अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दें तो क्या होगा,
ये इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं अपने रास्ते में ये इमिट करता रहेगा। अब जब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो उसका जो सर्कुलर पाथ है वो रिड्यूस होता रहेगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो साइंसदान ये कहते थे कि अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम जो है वो स्टेबल ना होता। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता तो न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाता या डिसइंटीग्रेट हो जाता, लेकिन एटम तो स्टेबल रहता है। तो वो परेशान थे कि ऐसा क्यों होता है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली न्यूक्लियस के फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव कर सकता है और वो इन बिटवीन द ऑर्बिट्स वो मूव नहीं करता और वो अपनी एनर्जी को सिर्फ चेंज तब करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। यानी कि बोर एटॉमिक मॉडल ने इसका आंसर दिया था बेसिकली। तो ये था सेकंड पजल। अब हम देखते हैं कि थर्ड पजल क्या था। वो था कि व्हाई डोंट एटम्स डिसइंटीग्रेट ऑन कोलिजन, कि जब एटम्स जो हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, राइट, टकराते हैं, तो वो डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं करते, अपने आप को तबाह क्यों नहीं करते, खत्म क्यों नहीं हो जाते, ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो जाते किसी और उसमें। तो बेसिकली ये इसका जो आंसर है, आपको पता है कि एटम जिस तरह से कोलाइड नहीं करते वो उनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, डिस्क्रीट एनर्जी पैटर्न पर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक पजल थी जो कि उस वक्त साइंसदानों को क्लियर नहीं थी। एक और पजल थी, वेयर डज द स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कम्स फ्रॉम, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कहाँ से आया, राइट। अब हमें पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह से हमें नजर आती है, जिसमें पैटर्न हमने डिफाइन किए हुए हैं, हमने तो नहीं, खैर साइंसदानों ने डिफाइन किए हुए हैं। सो क्वेश्चन ये था कि यहीं पर हाइड्रोजन क्यों है, या जो इनर्ट गैसेज हैं वो यहाँ पर क्यों हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर क्यों आ रहे हैं नीचे। तो बेसिकली हर एक एटम की जो पोजीशन है वो इस तरह से क्यों डिजाइन की गई है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका जो आंसर है वो भी साइंसदानों के पास नहीं था, लेकिन बाद में जब पॉली प्रिंसिपल आया तो इसका पैटर्न इजीली डिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल। तो ये भी एक पजल था कि पीरियोडिक टेबल इसी अंदाज में क्यों तैयार की गई है। एक और पजल, दैट व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल है, H2 मॉलिक्यूल है, ये क्यों बॉन्ड होता है, या वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ये आपस में एक दूसरे को क्यों खींचते हैं या बाइंड करके रखते हैं। दिस वाज अ पजल एट दैट टाइम। ये उनके लिए कंफ्यूजन थी कि आखिर मॉलिक्यूल्स बनते ही क्यों हैं, बॉन्डिंग होती क्यों है। एंड अनदर is that why is the amount of energy predicted by classical mechanics completely different from that which is experimentally observed। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पजल था जो कि तकरीबन 25 साल वर्क करने के बाद सॉल्व किया गया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का ये एक बहुत ही फेमस पजल आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली जब आप हीट करते हैं किसी बॉडी को तो उससे एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है ना। अब वो जो एनर्जी रेडिएट होती है उसका एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो है ना वो साइंसदानों ने वो कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट इन द सेंस के ड्रा कर लिया क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आया। तो ये है वो ग्राफ, ये रेड ग्राफ। तो जो रेड ग्राफ है ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बेसिक। तो अब इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को साइंसदान जो है वो थ्योरेटिकल इक्वेशन से एक्सप्लेन करना चाहते थे। तो जब उन्होंने अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करते हुए इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बाय मैथमेटिकल इक्वेशंस, तो उनके पास ये वाला ग्राफ आया जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से बहुत दूर है। और तो और कि ये टर्न बैक होकर इस तरफ नहीं आ रहा। तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल हो गई इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को एक्सप्लेन करने में कि ये ग्राफ इस तरह से क्यों आ रहा है, ये यहाँ से शिफ्ट क्यों होता है। तो इसका जवाब भी फिर मैक्स प्लैंक ने दिया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से, जो कि एक बहुत फेमस फार्मूला उसने डिफाइन किया। और
ये इसमें जो प्रॉब्लम थी, जो पजल थी, उस पजल का एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम डिफाइन किया गया, नोन एज द अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। तो इसको आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो एक और पजल, दैट व्हाई अ सिंगल इलेक्ट्रॉन शोज इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस कैसे शो करता है। तो बेसिकली ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने वेव्स के साथ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम भेज रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को। अब एक इलेक्ट्रॉन या तो इस स्लिट से जाएगा या इस स्लिट से जाएगा। तो लेकिन होता ही है कि स्क्रीन पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की कोई वेव आ रही थी, वो यहाँ से भी गुजरी, यहाँ से भी गुजरी और इंटरफेयर किया, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बुनियाद पर मैक्सिमम मिनिमा और इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आए। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज थी, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। 2 लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये पजल था साइंसदानों के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अपने आप से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उनका ये ख्याल था। तो इसका आंसर भी हम अपने अगले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये कुछ पजल्स थे जो कि साइंसदानों के सामने आए एट द टिल 1900, और उसके बाद इन पजल्स का जो है वो सामना किया गया साइंसदानों को 1900 से 1928 तक, और उन्होंने इन पजल्स के आंसर्स भी दिए, और उन आंसर्स की बुनियाद पर एक नया सब्जेक्ट हमारे सामने आया, जिसको आज हम जानते हैं एज ए क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।